नमस्कार। प्रारब्ध के इस मंच पर आप सभी का स्वागत है। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आइए स्वागत कर लेते हैं अपने खोजी पहलवान बाबा रामदास जी का। बाबा जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको। राम राम। जय हो, राम राम, जय श्री राम। जी बाबा जी, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप अंतिम पंघाल ने दूसरी बार जूनियर जी जूनियर अंतिम पंघाल ने दूसरी बार वर्ल्डशिप अपने भार वर्ग में ये चैंपियनशिप जीती है। इसी के साथ साथ 7 पहलवानों ने, और सातों बच्चियां हैं, जूनियर बच्चियां हैं। तो वो अंतिम पंघाल जो कि विनेश फोगाट ने, जिनको कि एशियन गेम्स से बाहर कर दिया था, वो तो भला हो घुटने में उस चोट का, अब तो चोट भी अच्छी लगने लगी है कि उसकी वजह से इस बच्ची को जगह मिली। तो क्या आप जिस चर्चाओं के दौरान लगातार ये कहते रहते थे कि हमारी इस समय बेंच स्ट्रेंथ बहुत तगड़ी है, बहुत तगड़ी है, तो ये उसी का उदाहरण है जो सामने दिख रहा है। देखिए, सबसे पहले तो 3 गोल्ड, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज, मतलब कुल 7 मेडल लेके हमारा जो जूनियर दल है ये वापस लौट रहा है। तो चलिए, सब बड़ी खुशी की बात है। कॉन्ग्रेचुलेशन सबको। इंडिया की बेंच स्ट्रेंथ वाकई अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन बच्चियों ने अच्छा परफॉर्म किया। इनको, इनके कोचेस को, इनके परिवारजन को, सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। सब बहुत अच्छी बात है। ये तो हो गया सब फॉर्मल, मतलब ओपनिंग रिमार्क। सब लोग यही करेंगे कि भाई लड़कियां मेडल लेके आई हैं, तो हमने भी यही किया सबको है, हमने भी यही कर दिया। पर अब थोड़ा सा इस परफॉर्मेंस को और इस पूरे फिनोमेना को थोड़ा सा गहराई से जांच लें कि आखिर इसके निहितार्थ क्या है, अगर आपकी आज्ञा है। बिल्कुल। और ये बात इसलिए जरूरी हो जाती है पहलवान साहब कि हमारा आपकी जब भी बातचीत हुई है, कुश्ती पे हुई है, WFI की इर्द गिर्द हुई है, पहलवानों के धरने पे हुई है, तो हमारे केंद्र में हमेशा, हमारी चिंता का केंद्र जो है वो भारतीय कुश्ती और भारतीय खिलाड़ियों का भविष्य, और ये आपकी भी चिंता रही है। तो निश्चित तौर पर हमें, अगर कोई दूसरा पक्ष है तो उस पर भी बात करनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो अब सब अगले महीने सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही है, उसमें भी लड़कियों का ये दल जाएगा। तो जहां तक मेरा अनुभव कहता है, किसी भारतीय दल ये तो नहीं जाएगा। सीनियर लड़कियां अलग होती हैं जूनियर से, थोड़ा उसमें बदलाव होगा। कुछ लड़कियां इनमें से भी जाएंगी। सर, वहां पे एक भी अगर मेडल आ जाएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। हम एक मेडल को भी तरस सकते हैं। एक आध कोई ब्रॉन्ज आ जाए तो मतलब मैं बहुत बड़ी अचीवमेंट मानूंगा, एक ब्रॉन्ज आ जाए तो। जो जूनियर दल, जिस देश का जूनियर दल 3 गोल्ड, 1 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज जीत के इतना शानदार, और हमने सिर्फ इस बार सिर्फ ये मेडल नहीं जीते हैं, पहली बार हमने टीम चैंपियनशिप भी जीती है। मतलब हमने बड़े बड़े दिग्गज रेसलिंग के जो पावर हाउस कंट्रीज है ना, उनको हरा के हमारी लड़कियों ने टीम चैंपियनशिप जीती है। तो जूनियर की टीम चैंपियनशिप जीतने वाली सीनियर में एक मेडल को तरस जाती हैं। तो ये भी तो जांच का विषय है कि नहीं है? जांच का नहीं, कम से कम बात का तो विषय है। हाँ, तो अच्छा, हमारा उद्देश्य क्या है कि हम जो है ना, अपने प्रोग्राम में सिर्फ झूठी कोरी वाह 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 नहीं करते हैं। हम लोग बड़ा तथ्यात्मक विश्लेषण करते हैं। और कई बार हमारी बातें ना कुछ लोगों को बहुत कड़वी भी लगती हैं, बहुत बुरी लगती हैं। हे, तुम सब सिर्फ नेगेटिव देखते हो। हमने नहीं, ये हम छिद्रान्वेषण नहीं करते। मैं तो तथ्यों पे बात करता हूं हमेशा। तो आखिर ये जांच का विषय है कि नहीं है कि आखिर जो जूनियर में 7 मेडल जीत रहा है वो सीनियर में 1 को नहीं जीत पाता है, या बड़ी मुश्किल देखा जीतता है। तो फिर उसके 2-3 कारण है। पहली बात तो इंडिया में, भारत में, हमारे यहां अंडर 15, अंडर 17
जूनियर में ही पूरी ताकत झोंक दी जाती है। मतलब हमारे यहाँ 8-9 साल की उम्र में ही बच्चा एकदम सीरियस पहलवानी करने के लिए लगा दिया जाता है 10-12 साल की उम्र में। तो बाय द टाइम वो 17-18 का जब होता है एक्चुअल, मैं कागजी उम्र की बात नहीं कर रहा हूं, इसमें भी वो उस पेज पे इसके बाद आ रहा हूं, तो बाय द टाइम वो जूनियर खेलने जब जाता है ना, या कैडेट खेलने जाता है, तो उसकी ट्रेनिंग एज 7-8 साल की हो चुकी होती है। ट्रेनिंग एज का मतलब वो उम्र जब से आपने कितने साल से आप सीरियस पहलवानी कर रहे हैं। ओके, हाँ, ठीक है, वो ट्रेनिंग एज कहलाती है ना। एक तो होती है शौकिया पहलवानी की, बच्चा स्कूल में पढ़ता है, 1 घंटा सुबह जो है फिटनेस के लिए चला जाता है। अभी 10वीं में पढ़ रहा है, 15 साल का हो गया है, पर अभी एक टाइम 1 घंटा करता है, हफ्ते में 3 दिन करता है सिर्फ, बाकी दिन फुटबॉल खेलता है। ये तो होती है बेसिक फिटनेस वाली। और जब स्पेसिफिक रेसलिंग करने लगता है तो 2-2.5-3 घंटा सुबह, 2-2.5-3 घंटा शाम को, एक हफ्ते में 12 सेशन जब ट्रेनिंग करता है, तो उसको हम कहते हैं कि ना भी ये सीरियसली ट्रेनिंग कर रहा है। तो वहां से हम लोग ट्रेनिंग एज जोड़ लेते हैं कि ट्रेनिंग एज क्या है, कितने साल से सीरियस पहलवानी कर रहा है। तो हमारे यहाँ जब जूनियर में बच्चा पहलवानी करने पहुंचता है तो उसकी ट्रेनिंग एज 7-8 साल हो चुकी होती है। कहने का मतलब वो पक चुका है। दूसरी एक बहुत बड़ी समस्या है कि हिंदुस्तान में अगर कोई पहलवान खुद को 15 साल का बताए तो ये मान लीजिए कि उसकी उम्र 19 या 20 साल है, और ज्यादातर केसेस में यही है। बहुत रेयर एक आध बच्चा आपको कोई मिलेगा जो अपनी एक्चुअल उम्र में लड़ता है या जिसने एक आध साल उम्र घटाई हो, नहीं तो 4 साल तो मिनिमम है ही है। मतलब अगर आप किसी को, कोई बच्चा आपसे बताया ना कि 16 साल का है, तो समझ लीजिए 20 का तो है ही है। और ये एक बहुत बड़ी समस्या है इंडियन स्पोर्ट्स में, स्पेशली रेसलिंग में, उम्र घटा के लड़ना। अच्छा, बाकी देशों में ऐसा नहीं है कि बाकी देशों में नहीं है, पर बाकी देशों में कम है, 1 आध साल। वहां के बच्चे 1 आध साल उम्र घटाते हैं। कुछ कंट्रीज बहुत स्ट्रिक्ट हैं, वो बिल्कुल अलाउ नहीं करते, मेडिकल करा देंगे, हम जिंदगी भर के लिए बैन कर देंगे अगर किसी ने ऐसी धोखाधड़ी की। पर हमारे यहां तो ये एक्सट्रीमली रैम्पेंट है। अरे साहब, एक बहुत पुराने जमाने में जब हम लोग पहलवानी किया करते तब तो 22, 23, 24 साल के लड़के कैडेट और बच्चों, स्कूली बच्चों में लड़ा करते थे, बुढ़े। तो अभी पिछले कुछ सालों में हमारी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में इस सुधार, ये भी दिस वाज वन ऑफ द रिफॉर्म्स जो WFI ने, ब्रजभूषण शरण सिंह ने की, इस फेडरेशन ने किया था। और इसका श्रेय ज्यादातर मैं देता हूं तोमर साहब को, जो हमारे असिस्टेंट सेक्रेटरी थे, जिनकी बहुत आलोचना होती है कि वो आदमी बहुत है, पर उसने इंडियन रेसलिंग में बहुत रिफॉर्म्स उस एक आदमी की वजह से हुए। उन्होंने बीड़ा उठाया कि हम ये ओवरेज वाली समस्या को से निपटेंगे, और इसमें काफी कुछ कंट्रोल हुआ, पर अभी भी पूरा कंट्रोल नहीं है। तो बात यह है सर कि जब आप जूनियर लड़ रहे हैं एक्चुअल, तब आपकी उम्र एक्चुअली सीनियर की हो चुकी है। अच्छा, बाकी देश जो एक्चुअल पावर हाउस है ना रेसलिंग के कंट्रीज, जापान जैसे देश हैं, रशिया, जापान और इस टाइप के, इसमें क्या है कि वो जूनियर पे और कैडेट पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते। मतलब अगर आपका, उनका बच्चा अगर जूनियर और कैडेट में मेडल ले भी आए तो वो नोटिस ही नहीं करेंगे, अरे ठीक है, सामान्य बात है। पर यहां पे अगर बच्चा, हरियाणा का बच्चा अगर स्कूल नेशनल में भी मेडल ले आता है ना, तो गांव में उसका हाथी पे बैठा के जुलूस निकाला जाता है। हाथी इन द सेंस, मतलब आप मेरे शब्दों को समझिएगा, भाव को समझ, मतलब इतनी बड़ी अचीवमेंट है कि चारों तरफ अखबारों में सब इश्तहार दे दिए जाएंगे, गांव भर में सोशल मीडिया भर जाएगा, ओ हमारा लड़का जो है स्कूल नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल लेके आ गया। अरे बाप रे बाप, इतनी भारी अचीवमेंट। हाँ, उसके बाद अरे बाप रे बाप, कैडेट में, सीनियर, जूनियर में मेडल ले आया। मतलब बच्चे के अंदर इतना बड़ा प्राइड और सेंस ऑफ अचीवमेंट भर दिया जाता है कि बस बस बस, अब कैडेट में अगर इंटरनेशनल, अरे ये तो छोड़ दीजिए, बच्चा खाली इंटरनेशनल खेल आए, एक बार विदेश चला जाए तो पीछे टी शर्ट पे, ट्रैक सूट पे ना इंडिया लिख दिया जाता है।
बोले आज हमारी जिंदगी का एक का मकसद है, हमको अपनी पीठ के पीछे इंडिया लिखवाना है, हमारा भी एक विदेशी टूर लग गया, मतलब बस हो गया, जिंदगी की सारी सफलता अर्जित हो गई, इंडिया के पीछे लिखा गया जी। अच्छा, आप जब ये कह रहे हैं तो इसी के साथ इसका दूसरा पक्ष भी तो हो सकता है कि आप कह रहे हैं कि हरियाणा में अगर ये चलन है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये चलन है, तो शायद यही वजह है कि वहां कुश्ती की प्रतिभाएं भी पनपती हैं। तो एक ये मोटिवेशन होता है कि अगर किसी बच्चे ने कोई अचीवमेंट किया है तो उसको अगर जाहिर किया जाए, समाज अगर खुश हो रहा है तो और बच्चे उससे अट्रैक्ट होते हैं और मोटिवेट होते हैं। ऐसा भी देखा जा सकता है ना? हाँ बिल्कुल है, हर चीज के दो सिक्के के दो पहलू होते हैं, वो भी एक फैक्टर है, उससे मोटिवेशन समाज को मिलता है, सारी बात सही है। परंतु सर एक संतुलन स्थापित करने की जरूरत है ना, कि जूनियर और कैडेट की परफॉर्मेंस को इतना अधिक महत्व न दे दिया जाए कि बच्चा वहीं संतुष्ट हो जाए जीवन में, कि चलो ठीक है अब कैडेट में मेडल आ गया ना, अब हमने जो जिंदगी में हासिल करना था कर लिया, फिर ये कॉलर ऊंचा करके घूमने लगते हैं लड़के लड़कियां। जैसे ही जूनियर और उसमें मेडल आता है ना, तो ये समझ लेते हैं कि बस यही जिंदगी थी, यही जिंदगी का मकसद था, यही पहलवानी का मकसद है। वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे देश में कि हमारी बहुत प्रतिभा कैडेट और जूनियर लेवल पे ही नष्ट हो जा रही है। ये बात तो और उसके बाद भाई आप जब खेलने गए तो ज्यादातर प्रतिद्वंदी आपके अभी नॉविस थे या नॉन सीरियस थे खिलाड़ी, है ना, वो सब अभी बस अपने कैरियर की शुरुआत कर रहे हैं, और आपकी ट्रेनिंग एज 8 साल की है, आप एकदम पके हुए हैं, ऊपर से 5 साल आपने उम्र भी घटा रखी है, तो असल में तो आप सीनियर हैं, और सीनियर भी कौन से, ज्यादा वाले सीनियर लड़ रहे हैं बच्चों से, तो आपका मेडल तो आएगा ही। तो आखिर यही कारण है ना कि जो टीम 7 मेडल ला रही है जूनियर में, वो सीनियर में 1 मेडल के लिए क्यों तरस जाती है। ये समझ में आया आपको? ये बात अब समझ में आ रही है बात। डब्ल्यूएफआई ने इसको लेके क्या रिफॉर्म्स किए? सर काफी रिफॉर्म्स किए। सबसे पहले तो उन्होंने आधार कार्ड को कंपलसरी बनाया, तो उससे कुछ सुधार हुआ है। नहीं तो हमारे यहां तो जिंदगी में कई कई बार उम्र घटाने का चलन था। पहले 2 साल घटा लिया, उसके बाद 2 साल बाद फिर नया सर्टिफिकेट बनवा लिया कहीं से, उसके बाद 2 साल बाद फिर नया बनवा लिया। मैं आपको बताऊंगा कि आपको मालूम है, मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने जिंदगी में 3 बार 10वीं की है सिर्फ एज सर्टिफिकेट के लिए। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसकी एक्चुअल उम्र 34 साल थी, फिर उन्होंने नई 10वीं करके अपनी उम्र 20 साल करवा ली। मैं एक ऐसे व्यक्ति को भी जानता हूं 3 बार 10वीं की है। तो अब से जब से ये डिजिटलाइजेशन हुआ है ना, तो तब से इन चीजों पे तो वैसे ही, हाँ, डिजिटल इंडिया में इन चीजों पे बहुत सुधार हुआ है। और कुछ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भी सख्ती की है, और फिर कह के हम अब सिर्फ सर्टिफिकेट पे नहीं भरोसा करते हैं, मेडिकल करवाने लग गए। कुछ स्वविवेक से भी कि तुम्हारा सब कुछ चाहिए, नहीं खेलने देंगे, हमारी दादागिरी है, लो कर लो, क्या उखाड़ लोगे, नहीं खेलने देंगे तुमको। फेडरेशन ने यह भी किया है कुछ केसेस में। तो वो इसीलिए तानाशाही के जो आरोप लगते हैं ना, वो इसीलिए लगते हैं कि तुम फर्जी सर्टिफिकेट बनवा लाए, हाँ, फर्जी सर्टिफिकेट बनवा लाए, पर हमसे ऊपर थोड़ी ना उठ गए। इसीलिए फेडरेशन में तानाशाही होती है। फेडरेशन यही तानाशाही करती थी, और यह बहुत जरूरी थी, ये तानाशाही। और भी बहुत सारे केसेस अभी पिछले दिनों हुए ना, कि वो दो जगह से बर्थ सर्टिफिकेट बन गए थे, या हो गया था, वो क्या हो गया, वो इनफैक्ट वो क्या था, ये उम्र घटाने का प्रपंच था जिसमें लोग फंस गए थे। तो लोगों ने ओरिजिनल वाली उम्र निकलवा ली, डेट ऑफ बर्थ निकलवा ली। जहां बचपन में दर्जा 5 में पढ़ते थे, वहां तो एक रिकॉर्ड था ना पहले से, वो दर्जा 5 का रिकॉर्ड निकलवा लिया। ये आपने वही उसी केस की बात कर रहे हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर जो पॉक्सो का मामला था, जिसमें नाबालिग लड़की, तो उसके 2 सर्टिफिकेट निकल के आए थे। मैंने कहा दर्शकों को अपडेट कर दूं। हाँ जी, हाँ, तो ये वही केस था। तो सर फेडरेशन
कि इस मामले में मैं प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने इस मेनेस को एड्रेस किया और ओवर एज बच्चों को जो है जूनियर और सब जूनियर और कैडेट में लड़ने से रोका। और इसी तरह एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि हरियाणा वाले पूरे देश से लड़ते थे, पता लगा मणिपुर में भी 6 हरियाणा वाले लड़ रहे हैं। इस तरह क्या था कि वो हरियाणा की कुश्ती तो बहुत ऊपर थी, तो उसके लिए फिर उन्होंने सख्ती से मना किया कि नहीं। ये कैसे होता था? हरियाणा वाले, नहीं, ये कैसे होता था कि अगर कोई डोमिसाइल किसी बच्चे के पास हरियाणा का है तो वो मणिपुर से जाके कैसे खेलता था? नहीं, आप बताइए ना, मान लीजिए मेरा बच्चा पंजाब में पैदा हुआ क्योंकि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट अप्लाई था, तो बर्थ सर्टिफिकेट उसका पंजाब का है, पर मैं तो उसके बाद मेरी अगली पोस्टिंग तो मणिपुर में हो जाएगी ना, उसके बाद मैं वहां चला जाऊंगा, केरल चला जाऊंगा। और वैसे भी कोई बिजनेसमैन, कोई भी बिजनेसमैन भारत में जाके कहीं पर भी बिजनेस कर सकता है, रह सकता है, नागरिक हैं हम लोग देश के, तो ये हो जाता। बच्चा कहीं से भी खेल सकता था। बच्चा, भाई एक बात बता ना, बच्चा पैदा हुआ हरियाणा में, फिर उसके पिताजी चले गए केरल में, तो बच्चा अब केरल में 10वीं कर रहा है तो केरल से खेलेगा। मैं समझ गया, लेकिन इसको WFI ने रोका कैसे? क्योंकि इसको रोका तो जा नहीं सकता है, पूरे देश में कहीं डोमिसाइल कहीं का भी हो, लेकिन अगर बच्चा कहीं भी है, खिलाड़ी कहीं भी है, तो अपना काम कर सकता है, खिलाड़ी खेल सकता है, सब कुछ कर सकता है पूरे भारत में। तो WFI ने इसको कैसे रोका? WFI ने एक रजिस्ट्रेशन प्रारंभ किया। मान लीजिए आप हैं, आपने सन 2020 में खुद को मान लीजिए हरियाणा का निवासी बताते हुए WFI में एक टूर्नामेंट लड़ लिया, तो अब आप रेसलिंग के, अब अगर आपको मणिपुर से खेलना है तो सबसे पहले आप WFI से परमिशन लेके रेसलिंग हरियाणा एसोसिएशन से NOC लेंगे और खुद को मणिपुर में जाके रजिस्टर करेंगे। और तो मणिपुर की जो रेसलिंग एसोसिएशन है वो इस बात से सेटिस्फाई होगी कि आखिर हरियाणा का एक लड़का मणिपुर से आके क्यों खेल रहा है, तो वो भाई वो कहेगा ना कि मेरे फादर की पोस्टिंग है यहाँ था, मैंने 10वीं 12वीं यहाँ से किया है, BA यहाँ देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, पिछले 3 साल से यहीं रह रहा हूँ, फलाने सेंटर पे पहलवानी करता हूँ, फलाने मेरे कोच हैं, तब जाके वो NOC। तो कहने का मतलब उसको रेगुलेट करने की कोशिश की गई। अब इससे क्या हुआ, हरियाणा के पहलवानों में बहुत असंतोषपन था कि पहले हम लोग नेशनल तो कम से कम खेल लिया करते थे मणिपुर से, अब WFI ने ये हमारे साथ बहुत बड़ा अत्याचार किया है। तो फिर ब्रजभूषण शरण सिंह जी और यही तोमर साहब जो है हमारे विनोद तोमर, इन्होंने एक नई शुरू की वर्ल्ड इंडियन नेशनल ओपन रैंकिंग सीरीज कि चलो भैया ओपन करा दिया, आओ हरियाणा के 20 पहलवान लड़ो। तो आप जिसमें गए थे मेरे साथ नंदिनी नगर, वो वही ओपन रैंकिंग सीरीज थी, उसमें एक एक वजन में 20-20 पहलवान हरियाणा के लड़ लेते हैं। आओ तसल्ली कर लो, कोई ओपन है, चाहे जिससे लड़ो, चाहे जितने लड़ो किसी स्टेट से। एक एंट्री फीस होती है 1050 रुपया, वो एंट्री फीस दीजिए, अलग अलग होती है वैसे, और लड़िए। तो ये सारे रिफॉर्म्स हैं जिसको लेके हमारे इंडियन पहलवान कुछ असंतुष्ट भी रहते हैं, परंतु ये रिफॉर्म्स अंत में कुश्ती के कल्याण के लिए, कुश्ती में हमारी लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस के लिए बहुत जरूरी। ये बड़ी बात है। अच्छा, आपने जब ये कहा कि ये जूनियर बच्चों, देखिए हमारे समाज में कुछ साल पहले ही अगर किसी बच्चे का ओरिजिनल बर्थडे जो है वो एक ही हो, तो ज्यादातर तो चलन ये है कि भारत में लगभग लोगों के 2 जन्मदिन होते हैं, और ये एक चलन है हमारे समाज में, पूछा जाता है कि भैया कागज वाला जन्मदिन है कि असली वाला जन्मदिन है। आप देखिए तो 1 जुलाई, किसी भी साल के 1 जुलाई को जरा आप लोगों के बर्थडे देख लीजिए। आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, आप जरा देखिए कि जब सोशल मीडिया का आपका FB अकाउंट बर्थडे अपडेट देता है तो जरा 1 जुलाई को देख लीजिए, उसकी वजह क्या होती है। स्कूल में नाम लिखाना जुलाई अगस्त के महीने में होता है, तो सीधे गए अपने 8 साल के बच्चे को 5 साल का बनाया, और ये किया जाता था कि सरकारी नौकरियां अगर मिल जाएं तो उसमें रिटायरमेंट जो है वो जरा लंबा खिसक जाए। मुझे याद है
कि मेरे पिताजी, मैं अपना उदाहरण आपको बताऊं, मेरे पिताजी उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज के अधिकारी थे। जब वो रिटायर हुए तो वो मेरे बाबा से रिटायर होके जब वो आए अपना विदाई समारोह वगैरह करा के, तो उन्होंने अपने पिताजी से यानी मेरे बाबा से कहा कि बबुआ, आपने मुझको 1 साल पहले रिटायर करा दिया। तो हाँ। बात हुई कि ऐसा क्यों हो गया? तो हुआ ये कि बाबा ने हमारे कहा, वो खुद अध्यापक थे, तो उन्होंने कहा कि भाई हमसे गलती ये हुई कि हमने आपकी उम्र जो है वो 1 साल बढ़ा के लिखा दी। तो पिताजी ने पूछा कि भाई दुनिया घटा के लिखाती है, आपने बढ़ा के क्यों लिखा दिया? तो उन्होंने कहा कि दरअसल आपके बड़े भाई की नौकरी 1 साल तक नहीं लग पाई थी सरकारी, क्योंकि वो अंडर एज थे। तो इसलिए मुझे लगा कि आप जो है 1 साल ये समस्या आपके साथ ना आए। तो जहां जिस समाज में इस तरह का चलन रहा हो, तो वहां कितनी सामाजिक समझ पैदा हुई है इस पहलवानी में, स्पोर्ट्स में, कि वाकई 15 साल के बच्चे को 15 साल से ही खेलने दिया जाए, 15 साल वाले आयु वर्ग में ही खेलने दिया जाए। ये सामाजिक समझ भी कुछ बड़ी है। हाँ, मैं आपको इसी सब्जेक्ट पे एक बड़ा मजेदार किस्सा बताता हूं, जस्ट ऑन अ लाइटर नोट। क्या कि नाम नहीं लूंगा पहलवान जी का, वो पंजाब के एक बड़ी डेकोरेटेड रेसलिंग फैमिली हुई है। तो उसमें पहलवान जी थे, तो उनको और पुराने जमाने में स्पोर्ट्स कोटे में नौकरियां यूं ही मिल जाती। तो पहलवान जी अच्छे पहलवान थे, रुस्तम थे, 1 नंबर के जोड़ थे पंजाब में। तो उनको बिजली बोर्ड ने, पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने शुरू में जो है वो एडहॉक कर्मचारी, जो नहीं कच्चे कर्मचारी होते थे, उसमें रख लिया कि चलो पहलवानी करते रहना है, यहां पे जो भी थोड़ा बहुत मिलेगी तो मुफ्त की तनख्वाह मिलती रहेगी। तो कच्चे कर्मचारियों में उनको रख लिया, और वो 15-20 साल तक अपने 1 नंबर के पहलवान थे, पहलवानी करते रहे, जाते थे, महीने में तनख्वाह लेके आ जाते थे। फिर 20 साल बाद सरकार ने और बोर्ड ने कहा कि अरे भैया, हमारे जितने कच्चे कर्मचारी हैं इनको अब पक्का कर दिया जाए। तो अब पहलवान जी लोगों ने पूछा कि हाँ भाई, अब आ जाइए, आप लोग को आज से हम पक्का कर रहे हैं। तो तब हिंदुस्तान की कैसी व्यवस्था थी, तो पहले कोई रिकॉर्ड ही नहीं था, पर्सनल फाइल जैसी कोई चीज ही नहीं थी। तो उनको जब पक्का किया गया तो उनसे पूछा गया आपकी उम्र कितनी है, तो वो लोग तब 40 साल के थे। तो जब नई नौकरी शुरू हुई तो 0 से दिखाया गया और उनको सबको 18 साल का बता के नौकरी पे रख लिया गया। अब 40 साल का आदमी 18 साल का हो गया। तो इस वक्त आज की तारीख में पहलवान जी की उम्र होगी लगभग 85 साल। और नौकरी में, और अभी सरकार, और अभी नौकरी में है। तो तो हिंदुस्तान में तो बहुत कुछ होता आया है। बिल्कुल तो सही। हाँ, और लोग ये देखिए समाज में मतलब कितनी स्वीकार्यता है कि लोग बड़े आराम से बताते हैं कि अरे ये हमारा कागज वाला जन्मदिन है, असली वाला दूसरा है। और बाकायदे स्वीकार लोग करते हैं कि हाँ भाई ये तो कागज वाला है और ये हमारा असली वाला है। तो मुझे लगता है कि ये जो एक अलग पक्ष आपने बताया, देखिए बच्चों ने जीता, इतने सारे जूनियर बच्चों ने जीता, लेकिन ये बात वाकई मायने रखती है। जब आपने ये सवाल पूछा, मैं भी सोच रहा था कि आप ये कौन सा एंगल लेके सामने आ रहे हैं कि ये क्या सीनियर में ऐसा अंडर एज वाला मामला होता है, ये होता है। तो मुझे लगा आप बात करेंगे कि 2 दर्जे की टीम से लड़ते हैं, लेकिन जब आपने ये सवाल मेरे सामने रखा कि यही बच्चे, यही पहलवान जब सीनियर चैंपियनशिप में जाते हैं तो पूरे वहां मेडल के लाला क्यों पड़ जाते हैं, तब ये बात मुझे समझ में आई और मुझे लगता है दर्शकों को भी समझ में आई। जी आप कंक्लूड करें। एक तीसरा, एक और बहुत बड़ी समस्या है इंडियन स्पोर्ट्स, नॉट ओनली रेसलिंग स्पोर्ट्स के साथ, वो है डोपिंग की। सर, हमारे देश में डोपिंग इतनी रैम्पेंट हो चुकी है, डोपिंग इतनी भयानक रूप से हमारे देश में है कि स्कूली गेम्स, मतलब जिला चैंपियनशिप जब होती है, स्कूली बच्चे जब जिले में पार्टिसिपेट करते हैं तो डोप लेकर कर रहे हैं। जो बच्चे भर्ती की तैयारी करते हैं ना गांव में, फौज की, पुलिस की, जी। वो डोप ले रहे हैं। और डोप भी कैसा,
अनाप शनाप अंधाधुंध। मैं न तो उन ड्रग्स का नाम लूंगा, न उनकी डोज बताऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उनका खाम का किसी को गाइडेंस मिल जाए, पर जितनी लेनी चाहिए उसकी 10 गुना ज्यादा ले रहे हैं, 10 गुना ज्यादा। और 16 साल का बच्चा, 17 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा डोप लेके पार्टिसिपेट कर रहा है। और ये जो डोपिंग की समस्या है, मैं तो कहता हूं कि भारत सरकार को और नाडा और वाडा को इंडिया में तो जिले लेवल पर, अभी हमारे यहाँ क्या है कि नेशनल में भी जिसका सिर्फ मेडल आता है उसका डोप लिया जाता है। अभी जब एशियन गेम्स की जब ट्रायल हो रही थी, तो जो लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड आ रहे थे उनका डोप टेस्ट लिया, सैंपल लिया जा रहा था, तो कुछ लोग भाग गए थे सेकंड थर्ड आने वाले। मैं तो कहता हूं भैया जिले लेवल पे लो, जो स्पोर्ट्स की जो भर्ती हो रही है ना, आर्मी वाले बोले डोप कराएंगे, और जिसको एक बार डोप में पकड़ाएगा तो 5 साल का बैन करेंगे, बैन को थोड़ा लंबा बढ़ाइए। डोप भी एक बहुत बड़ी समस्या है इंडियन स्पोर्ट्स की, जिसपे काम करने की कुछ सुधार है हल्का सा। नाडा और वाडा के लेवल पे जो इंटरनेशनल पहलवानों में कुछ स्पोर्ट्स में कुछ सुधार आया है उनकी शक्ति से, परंतु यहां तो सिर्फ जिला लेवल, स्कूल लेवल पे पहुंच चुका है डोप। और आप हमारे जिम्स में जाइए ना, जो कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में नहीं है, जिनको सिर्फ टाइट टी शर्ट पहन के मसल दिखाने के लिए जो लोग जिम कर रहे हैं, वो सब डोप खा रहे हैं। उनको कौन सा मेडल जीतना है? बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। तो सर ये समाज में जागरूक, ये एजुकेट करने की जरूरत है समाज को। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि हम लोगों को भी इस पर एक अलग से इसे एक वीडियो एक चर्चा किया जाए, जिसमें इसके व्यापक पक्ष को हम कवर करेंगे। तो बाबा जी, आज आपने ये हमें चर्चा में समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हुए दर्शकों, हमें उम्मीद है कि हमारी आज की इस चर्चा से कुश्ती और भारतीय खेल और खास तौर से भारतीय कुश्ती के प्रति हमारा जो एक सरोकार है कि अंततः भला कुश्ती का हो, कुश्ती अखाड़े में रहे, कुश्ती मैट पर रहे, न कुश्ती गलत तरीके से लड़ी जाए, न कुश्ती में राजनीति हो, और न कुश्ती धरना पंचायतों, जंतर मंतर और खाप पंचायतों में घुमाई जाए। तो हमें उम्मीद है कि आज के इस चर्चा से आपको जरूर कुछ नया और कुछ दूसरे पक्ष का जानने को मिला होगा। तो बाबा रामदास जी को एक बार फिर धन्यवाद करते हुए आप सभी से विदा लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत।